हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, आपको पता है कि हमारी जो अगस्त मंथ की विजन आइज की मैगज़ीन है वो आ चुकी है। बहुत ज़्यादा वेट किया, बट हमको पता है कि हमारी जो मैगज़ीन्स होती हैं, चाहे वो किसी भी आप इंस्टीट्यूशन की देख लीजिएगा, वो जो मैगज़ीन होती है वो ऐसा नहीं होता कि भाई आज मंथ हमारा ख़त्म हो कल मैगज़ीन आ गई। नहीं, मैगज़ीन को कंपोज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी ये अगले मंथ के 20 या 25 तारीख को आती है। इसीलिए जब आप कहते हो कि अरे मैम ऐसा क्या हो गया कि अगस्त मंथ की मैगज़ीन है, अभी सितंबर आ गया, 15 सितंबर आने वाला है, मैगज़ीन नहीं आई। देखो, जब पब्लिश होगी तभी तो हम वीडियो बनाएंगे ना, ऑब्वियसली। तो पब्लिश हो चुकी है तो हम अगस्त मंथ की मैगज़ीन को कवर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमेशा के तरीके से जैसे हमारे मैगज़ीन में होता है, हम हमेशा सीरियल ऑर्डर में ही चलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, तो उसको ही हम कवर करेंगे। कहने का मतलब कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैगज़ीन को। अगस्त मंथ की फर्स्ट पार्ट हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक है। बहुत समय से ये चर्चा चल रही है। अगर आपने न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारा अभी मॉनसून सेशन चला था, ठीक है, पार्लियामेंट का, तो उसके शुरू होने से पहले भी कई टाइम तक हम देख रहे थे, एडिटोरियल्स आ रहे थे बहुत सारे, कई बार न्यूज़ में कवर हो रहा था कि जो है हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो बिल है, उस टाइम पर क्योंकि ये पास नहीं हुआ था तो उस टाइम पर ये बिल था, तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि ये जो बिल है ये आने वाला है, इसमें क्या होगा, कौन से प्रोविजंस होंगे। मतलब एक्ट बन नहीं पाया, बट उससे पहले भी ये चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो इतनी चर्चा चल रही थी तो ऑब्वियसली हमें इसको कवर करना पड़ेगा। चलो कवर करते हैं, जानते हैं कि क्या है ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। क्योंकि अब ये एक्ट बन चुका है, पहले हमने कोशिश की थी एक बार, लेकिन उस टाइम पर ये पास नहीं हो पाया था, अब हो गया है। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है कि जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने क्या किया है, अपना एसेंट दे दिया है। जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, अब उसको एसेंट मिल चुकी है। दोनों हाउस से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिल गई और उसके बाद में ये बन चुका है एक एक्ट, ठीक है। चलो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम से तो ये बन नहीं गया है। कई महीने कई साल की कोशिश के बाद में ये हमारा एक्ट बन पाया है। तो अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो 2017 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है उसने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो प्राइवेसी है ना, जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्या कहा गया, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको हमेशा याद रखना है। चाहे आप मेंस में अपेयर हो रहे हो, मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो, इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हो, या फिर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, आपको हमेशा याद रखना है एक बहुत फेमस केस, दैट इज़ के.एस. पुट्टास्वामी केस। तो के.एस. पुट्टास्वामी केस जो है वो रिलेटेड है राइट टू प्राइवेसी से। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक ह्यूमन बीइंग की फंडामेंटल राइट है, इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ओके, 2017 का ये केस है। अब इस केस को फॉलो करते हुए जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी जो है वो इस्टेब्लिश की हमारी मीती ने। मीती इज़ व्हाट? मीती इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारी मीती ने क्या किया, हमारी मीती ने जब ये केस जो आया, केस का जजमेंट आया और कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तब क्या किया गया, एक कमिटी बनाई गई। कमिटी का नाम है जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, ठीक है। तो ये जो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी है, अब इसने क्या किया, कमेटी बनाई गई तो भाई कमेटी कोई काम भी करेगी। ऑब्वियसली कमेटी ने काम किया, इसने एक ड्राफ्ट को तैयार किया। ड्राफ्ट क्या था? ड्राफ्ट था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में। ये ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दिया इस कमेटी ने, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको क्या किया, इस ड्राफ्ट को रिवाइज किया, फिर से इंट्रोड्यूस किया एज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। लेकिन जो बिल है इसको रेफ़र किया गया ज्वाइंट कमेटी, ठीक है। एक ज्वाइंट कमेटी जो है उसको ये बिल रेफ़र कर दिया गया। लेकिन बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि लोगों को पसंद नहीं आए, ठीक है, जो कि अनसूटेबल लगे, और उसके बाद में ये जो बिल है 2022 में
विदड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, इसमें कई सारे चेंजेस करने के बाद में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ये जो बिल है, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है 2018 में जो प्रस्तुत किया गया, 2019 में जो ये ड्राफ्ट लाया गया, जो प्रस्तुत किया गया है, उसमें कई सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इतने ज़्यादा चेंजेस इसमें लाने की ज़रूरत थी कि ऐसा किया गया कि अल्टीमेटली ये बिल जो है विदड्रॉ कर लिया गया 2022 में। फिर क्या हुआ, मीति ने फिर से क्या किया, फिर से जो ड्राफ्ट है वो रिलीज़ किया पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए। और उसके बाद में जो दूसरी बार कोशिश की गई, दूसरी बार जो ड्राफ्ट आया है 2022 का, वो 2023 में, यानी कि अब क्या हुआ, वो ड्राफ्ट बन गया है एक्ट। यानी कि वो जो ड्राफ्ट था जो 2022 में दोबारा से सारी चीज़ें जो चेंजेस करने थे वो चेंज करने के बाद में प्रस्तुत किया गया, वो अल्टीमेटली अब हमारा एक्ट बन गया है। तो अब इस एक्ट के बारे में जान लें। नया नया एक्ट आया है, बहुत दिनों से चर्चा में था, बट अब ये एक्ट बन चुका है, तो जानते हैं ना इसके बारे में। चलो जान लेते हैं भाई क्या है ये। तो ये जो हमारा एक्ट है, पहले तो जानो कि इसका एम क्या है। इतनी कोशिश की जा रही थी, इतनी मेहनत करने के बाद में हम एक बिल को एक्ट बनवा पाए हैं, तो इसका क्या एम था, एम जानते हैं, ऑब्वियसली जानेंगे। तो ये जो हमारा एक्ट है, इसका एम है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा है, ठीक है, डिजिटल डेटा जो कि पर्सनल है हमारा, उसको हमें क्या करना है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसकी प्रोसेसिंग को कैसे रेगुलेट करना है, वो सारा काम जो है, वो प्रोसेस, वो हमारी जो रेगुलेशन है, वो यहाँ पर इसका एम है कि जो लोगों का पर्सनल डेटा है डिजिटल फॉर्म में, उसकी प्रोसेसिंग को हम कैसे क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। साथ ही साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि लोग जो हैं, उनका इंडिविजुअल का राइट है कि उनका डेटा प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, और लॉफुल पर्पस के लिए वो डेटा प्रस्तुत भी करवा सके। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो फिर से एक बार समझते हैं। देखो, हम लोगों के सबके डेटा, मेरा, आपका, आपकी फैमिली का, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, आपके फ्रेंड्स का, हर किसी का डेटा आज के जो डिजिटल एरा है उसमें हमारा जाने अनजाने हमारा जो डिजिटल डेटा है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास में है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करो, छोटा सा अगर आप एग्जांपल लो, आपने क्या किया, अपने कॉलेज में एडमिशन तो लिया होगा, राइट, कॉलेज तो गए होगे ना, तभी तो ये तैयारी करने बैठे। ऑब्वियसली कॉलेज में, स्कूल में जब भी हमने एडमिशन लिया तो क्या कहा गया कि भाई क्या करो, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो लाकर, ठीक है, अपना फ़ोटो लाकर दो, अपना जो आपका आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी ला कर दो। मतलब बहुत सारे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगे, फिर जाकर उनका वेरिफिकेशन हुआ और हमारा एडमिशन हुआ, राइट। तो मतलब हमारा आधार कार्ड, हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारे फ़ोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें हमारी उस कॉलेज, उस स्कूल के पास है ना। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम जाते हैं, चाहे बैंक में जाएं, चाहे पोस्ट ऑफिस में जाएं, चाहे रेलवे स्टेशन पे भी जा रहे हैं, तब भी अब क्या है कि हर जगह हमारा डेटा चाहिए होता है, राइट। कभी कभी हम जाते हैं, कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं, तब भी हमारा आधार कार्ड देखा जा रहा है, ठीक है। ऐसा कई जगह पर हो रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स की हर जगह ज़रूरत हो रही है। तो वो डॉक्यूमेंट्स ही क्या है, वो हमारा डेटा ही तो है। और डिजिटल फॉर्म में अगर बात कर ले तो हमारा डिजिटल डेटा हो जाता है। तो उस डेटा का कोई मिसयूज़ ना कर पाए, क्योंकि हम देखते हैं कई बार फ्रॉड जो है वो हो जा रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो जा रहा है। तो उस चीज़ से हमको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी। हर चीज़ में आज हम देख रहे हैं डिजिटल एरा है, तो डिजिटल डेटा भी हर किसी के पास में है, ठीक है। अब जैसे हम आधार कार्ड बनवाने गए तो उस आधार कार्ड को बनवाते टाइम हमने अपनी बायोमेट्रिक्स दी थी, राइट, अपनी आइरिस जो है उसको स्कैन कराया था, अपने फिंगर इम्प्रेशंस को दिए थे। तो ये जो डेटा है इसका मिसयूज़ ना हो पाए, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत थी। लोगों का डेटा मिसयूज़ हो रहा था, इसीलिए ये बिल लाया गया, जिसमें कोशिश की जा रही है। कोशिश की, अब तो ये एक्ट बन गया, ये तो ऑब्वियसली अब तो होगा ही ये कि ये जो डेटा है इसको हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से हम इसको रेगुलेट कर पाएंगे। लोगों का पर्सनल डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में अब वो मिसयूज़ नहीं होगा। पूरी कथा समझ में आ गई, ठीक है। चलो, अब इसमें बात की गई है कि ये प्रोटेक्ट करता है डिजिटल पर्सनल डेटा को। मतलब कि क्या है, जो डेटा एक पर्सन ने प्रोवाइड किया है और वो डेटा जिससे पर्सन की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, ठीक है, वो होता है उसका पर्सनल डेटा, ठीक है। तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या कहा गया है, इस एक्ट में बोला गया है कि जो डेटा फिड्यूशरीज हैं, मतलब कि वो पर्सन, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा,
उनकी ऑब्लिगेशंस दी गई हैं, उनको कुछ काम दिए गए हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स कर दी गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ में जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, मतलब डेटा प्रिंसिपल्स कौन से लोग होते हैं, वो पर्सन जिनसे वो डेटा रिलेटेड है, उनकी भी कुछ राइट और ड्यूटी जो है इस एक्ट में बताई गई हैं। फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ भी लगाई गई हैं कि जो राइट है, जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, आप उनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पर कुछ फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ भी लगेंगी। तो एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्ट क्या कर रहा है, ये जो एक्ट हमारा है ये क्या कह रहा है कि भाई जो लोग डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, लोगों का पर्सनल डेटा ले रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। साथ ही साथ में उन लोगों का जिनका डेटा गया है, जो लोग अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फ्री हैं, नहीं, उनके पास में भी उनको भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ हम दे रहे हैं, उनको वो फॉलो करनी है, और अगर ये नहीं फॉलो होंगी तो पेनाल्टीज लगेंगी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये जो हमारा एक्ट है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों इतनी हमने मेहनत की, कितने सालों से हम कभी कमिटी बना रहे हैं, कभी कोई केस को रेफ़र कर रहे हैं, कभी हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो क्यों हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे थे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। तो इम्पोर्टेंस ये है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करना था। ठीक है, नेसेसरी चेंजेस भी लेकर आने हैं। जो डेटा प्रोड्यूसरीज, हमने जाना ना कि वो लोग जो कि डेटा को, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो कि डेटा को प्रोसेस कर रही हैं, उन लोगों को ऑब्लिगेशंस देने थे, डेटा को रेगुलेट करना था। अब क्या होगा, हमारा डेटा सेफ रहेगा। सेकंड क्या है कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो हमें इंश्योर करना है, उसको भी सेफ रखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे अगर बैंक डिटेल्स किसी के पास में पहुंच गई तो क्या होगा कि हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है ना, राइट। तो ऐसे तो हम कहेंगे नहीं, हम ऑनलाइन जो है बैंकिंग नहीं करेंगे भाई, ऑनलाइन ई बैंकिंग जो हम कर रहे हैं इससे हो सकता है हमारा तो भैया फ्रॉड हो जाएगा, हमारा तो भैया सारा पैसा उड़ जाएगा, हम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी जो हमारे पीछे हो जाएगी, और इसको हमें प्रमोट करना है। तो इसीलिए चाहिए कि हमारा जो डेटा वो सेफ रहे, और इसीलिए ये एक्ट बहुत अच्छा रहेगा। ये एक्ट जो है लोगों को सिक्योर फील कराएगा और डिजिटल इकोनॉमी भी और बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, ईज ऑफ लिविंग रहेगी, डूइंग बिजनेस जो है वो भी ईजी हो जाएगा। ऑनलाइन जो है अब हम क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि डेटा हमारा सेफ है। तो हम क्या कर पाएंगे, अपना जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन अपलोड कराकर हम ऑनलाइन ही जो है अप्रूवल्स ले पाएंगे। ऑनलाइन हम जो है इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो सेफ़ है, तो इस वजह से हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे क्या कर पाएंगे, कई सारे ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे सेफली और बहुत ही सिक्योरली। ठीक है, तो ये तो होगा इसकी सिग्निफिकेंस। अब 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको याद करनी है, कि अगर आप मेंस का आंसर राइट करेंगे और आपसे ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में पूछा जाए, या फिर कहीं पर भी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी बात पूछी जाए, तो आप ये पॉइंट्स जो है कोट कर सकते हैं। इवन अगर क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये एक्ट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कैसे अपना डेटा जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तब भी आप ये पॉइंट्स जो है 7 पॉइंट्स, 7 प्रिंसिपल्स, इनको कोट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बड़े ही आराम से। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या है प्रिंसिपल्स। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंसेंटेड लॉफुल ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पर्सनल डेटा। पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहला प्रिंसिपल बोलता है कि जो डेटा आप लोगों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं, लोगों का पर्सनल डेटा है वो, तो आपको उनसे कंसेंट लेकर ही यूज़ करना है, लॉफुल तरीके से यूज़ करना है, ट्रांसपेरेंट मैनर में यूज़ करना है। किसी भी पर्सन का पर्सनल डेटा अगर आप यूज़ करते हैं, आपको इंश्योर करना है कि आपने उसकी कंसेंट ली है, आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो डेटा आप लॉफुल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में यूज़ कर रहे हैं। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन। मतलब क्या है कि जो भी पर्सनल डेटा आपने लिया है, तो जिस पर्पस के लिए लिया है ओनली आप उसी पर्पस के लिए वो डेटा यूज़ करेंगे। जैसे कि बात की जाए कि आपने किसी से उसका आधार कार्ड लिया है, ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ली है, और आपने उससे बोला कि आपका आधार कार्ड हम इसलिए ले रहे हैं जिससे कि आपका एक बैंक अकाउंट हम खोल पाएँ, ठीक है। तो अब आप उसका आधार कार्ड का जो डेटा है वो सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने के लिए ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप उसके आधार कार्ड का जो डेटा है उसको और किसी चीज़ में यूज़ कर पाएँ, कि आप सेंसस करने में यूज़ कर लें या फिर कोई सर्वे में यूज़ कर लें, नहीं, दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल की बात करें, थर्ड प्रिंसिपल है डेटा ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, मतलब कि जितना डेटा हमको चाहिए उतना ही डेटा लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं और हमको बस इतना जानना है कि एक पर्टिकुलर सिटी में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ठीक है, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो हमको बस इतना ही जानना है कि लोगों का जेंडर किस रेशियो में है, कितने मेल है कितने फीमेल हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि उसमें कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने क्लास तक पढ़े हैं, कौन टॉपर रहा कौन नहीं, ये पूरी फलाना ढिमकाना नहीं पूछना है। ठीक है, मतलब क्या, पर्सनल डेटा हमको जितना चाहिए बस उतना ही लेना है। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेटा एक्यूरेसी, मतलब कि हमको ये भी इंश्योर करना है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो डेटा हमने अपडेट किया है, जो डेटा हमने यूज़ किया वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, मतलब कि जो डेटा है वो हमें तब तक ही स्टोर करना है जब तक हमको उसकी ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमने क्या किया, हमने एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए हम, ठीक है, ऑब्वियसली ना हो तो अच्छा, ठीक है, बट अगर बाई चांस ऐसा हो गया, कोई ऐसा केस हुआ कि भाई हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो उस हॉस्पिटल में जब तक हम एडमिट हैं तब तक ही तो हमारी डिटेल चाहिए होंगी ना, तो हमारा डेटा बस उसी टाइम तक वहाँ पर स्टोर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बचपन में जब 6 महीने के थे तब वहाँ किसी हॉस्पिटल में जाकर हम एडमिट हुए थे, बट अब हम 60 साल के हो गए तब भी हम हमारा डेटा वहीं पर है, उस हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है, क्या ज़रूरत है, राइट। तो जब तक हमको चाहिए तब तक ही डेटा को किसी भी पर्सन के स्टोर करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, हमको क्या करना है कि ऐसा नहीं किसी भी पर्सन का पर्सनल डेटा हमने स्टोर कर लिया और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी आ रहा है उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, बिल्कुल पब्लिक डोमेन हमने उपलब्ध करा दिया है, ठीक है, और उसको कोई भी पर्सन हैक कर सकता है, ऐसा नहीं करना है, उसको सिक्योर रखना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, भाई जो किसी का डेटा जो हमने अपने पास रखा है तो उसको हम अकाउंटेबल भी हैं, ठीक है, अगर हमने क्या किया, उसका डेटा हमने रखा है तो उसका डेटा सिक्योर है कि नहीं है, हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं कहाँ नहीं, जो भी लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं, ये सब भी हमको आंसरेबल रहना है इसके लिए। ठीक है, ओके, तो ये पूरी चीज़ें हमने समझ ली। अब देखते हैं, बारीकियों में चलते हैं, बारीकियों में चलते हैं और देखते हैं ये जो एक्ट है इसके क्या प्रोविजंस हैं। देखो प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं बट कुछ की प्रोविजंस को देखते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हम देखें तो पहली बात है कि एप्लीकेबिलिटी, ये जो डेटा है ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये जो एक्ट है ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डेटा है हमारा जो इंडिया के अंदर है, इंडिया में जो डेटा है चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, नॉन डिजिटल फॉर्म में हो और बाद में हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया है, वहाँ पर ये एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। पर्सनल डेटा जो है इंडिया का, बट हमने क्या किया है उस इंडिया का डेटा को आउटसाइड प्रोसेस किया है तब भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ अप्लाई हो रहा है, या तो इंडिया में डेटा है, ठीक है, इंडिया का डेटा इंडिया में है, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो नॉन डिजिटल फॉर्म में हो, बाद में डिजिटल में हो गया है तो ये अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि हमने क्या किया है, पर्सनल डेटा है इंडिया के बाहर उसको प्रोसेस किया है, जिससे कि हम जो है वो डेटा पर्सनल डेटा इंडिया के बाहर प्रोसेस हुआ और जिसका उद्देश्य ये है कि हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए वो डेटा बाहर कहीं पर क्या हुआ है, प्रोसेस हुआ है, तो वो डेटा भी रेगुलेट होगा, उस पर भी ये एक्ट लगेगा। अब बात की जाए कि ये जो एक्ट हमारा है ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो कोई भी पर्सनल डेटा है किसी पर्सनल पर्पस के लिए हमने प्रोसेस किया है तो वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर बात की जाए कि पर्सनल डेटा जो है जो हमने क्या किया है, पब्लिकली अवेलेबल कराया है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल कराया है डेटा प्रिंसिपल ने, जिससे वो पर्सनल डेटा रिलेट करता है तब भी एक्ट नहीं लगेगा, या फिर किसी और दूसरे पर्सन ने जो है ये डेटा पब्लिक कराया। देखो समझो यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझो, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पर्सनल डेटा है किसी पर्सनल पर्पस के लिए हमने उसको प्रोसेस किया है तो वो भाई हमारी मर्ज़ी है, हमें हमारा ही डेटा हम ही पर्सनल पर्पस के लिए अगर उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस पर ये एक्ट नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट समझने की चीज़ है, क्या कहा जा रहा है कि कोई पर्सनल डेटा है, ठीक है, पर्सनल
डेटा है, लेकिन वो पर्सनल डेटा किसने पब्लिक डोमेन में डाला है, पब्लिक डोमेन में किसने वो डेटा अवेलेबल कराया है, ये चीज़ देखने की चीज़ है। तो जो डेटा जिससे रिलेटेड है उसी पर्सन ने पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराया है, तो वो उस डेटा पर ये एक्ट नहीं लागू होगा। या फिर वो डेटा जो है वो उस पर्सन ने जो है पब्लिकली अवेलेबल कराया है, जो कि लॉफुली पब्लिक कराने के लिए ऑब्लाइज्ड था, तो वहाँ पर भी एक्ट नहीं लगेगा। एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई। चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कंसेंट। अब कंसेंट के बारे में जानें तो पर्सनल डेटा है उसको कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। तो पर्सनल डेटा को सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए ही क्या कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, किसी लॉफुल पर्पस के लिए ही हम पर्सनल डेटा को क्या कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। और ऐसे नहीं कि ऐसे मन हुआ तो प्रोसेस कर देंगे, नहीं, उसके लिए हमको कंसेंट भी चाहिए होगी। ठीक है, और वो पर्सन जिसने वो कंसेंट दी है वो किसी भी टाइम अगर उसको लगता है कि नहीं भाई हम अपना डेटा नहीं देना चाहते, तो वो अपनी कंसेंट को वापस भी ले सकता है। कंसेंट जो है वो लेजिटिमेट यूजेस के लिए नहीं ली जाएगी। ठीक है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, गवर्नमेंट को चाहिए है, गवर्नमेंट को कोई डेटा चाहिए है, तो वहाँ पर कंसेंट लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चाइल्ड है जिसको पता ही नहीं भैया पर्सनल डेटा होता क्या है, कौन सा डेटा, कैसा डेटा, उसका डेटा हमको चाहिए होगा, तो उसके पेरेंट या फिर गार्जियन की कंसेंट लेनी होगी। ठीक है, कंसेंट का पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक बोर्ड भी बनाया गया है, समझो। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी वो एक बोर्ड भी बनाएगी, नाम है जिसका DPBI, दैट इज़ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी बनाया जाएगा। की फंक्शंस क्या होंगे इस बोर्ड के, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कंप्लाई करेगा, देखेगा कि जो हमारा एक्ट है वो सही से लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पेनल्टीज लगाने हैं। डेटा फिड्यूसरी जो हैं, जो भी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उनको कौन कौन से मेजर्स लेने हैं डेटा ब्रीच के टाइम पर। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन है उनके ग्रीवांसेस को इनको सुनना है, ये सारे काम जो हैं इस बोर्ड को करने होंगे। बोर्ड के मेंबर जो हैं 2 साल में अपॉइंट हो जाएंगे और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करके रख लेना है। ठीक है, क्या मार्क करके रख लेना है कि जो बोर्ड मेंबर हैं वो रीअपॉइंटमेंट उनका हो सकता है और वो जो है 2 साल में अपॉइंट होंगे। और अगर यहाँ पर हम इनके जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है और इसकी जो फैसला है उससे हम नाखुश रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम अपील भी कर सकते हैं। बट वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, वो अपील हाई कोर्ट में नहीं जाएगी, वो अपील हम करेंगे कहाँ पर, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट में हो सकता है कि पूछा जाए। और यहाँ पर जो है आपका टेलीकॉम जो हमारे अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसकी जगह पर हो सकता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लिख कर दे दे, आप बोले कि हाँ हाँ ये तो हो सकता है और आप मार्क कराएंगे और आगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल। तो जो डेटा प्रिंसिपल है उसकी क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेंगे, ये भी समझ लो। तो डेटा प्रिंसिपल है उसके पास में राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले, उसके पास में राइट है कि वो अपना देख ले कि उसका जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, देख सकता है, पर्सनल डेटा जो है वो उसको ठीक करा सकता है। ठीक है, और कुछ डेटा अगर वो चाहे तो उसको इरेज भी करा सकता है, अपनी ग्रीवांस का रिड्रेसल भी पा सकता है। और वो एक नॉमिनेट कर सकता है एक पर्सन को, जो कि अगर एक पर्सन जो है जिसका डेटा वो है और अब वो इनकेपेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस डेटा का क्या होगा, उसके लिए वो नॉमिनेट कर सकता है एक पर्सन को जो कि उसकी एब्सेंस में उस डेटा को देखेगा। ठीक है, डेटा प्रिंसिपल जो है वो एक फ्रिवलेस कंप्लेंट को नहीं लगा सकता है, मतलब कि अगर उसका डेटा मिसयूज़ नहीं हुआ और फिर भी वो कह रहा है कि डेटा मिसयूज़ हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको लगभग 10,000 तक की पेनाल्टीज देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूसरीज, मतलब कि जो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं उनकी ऑब्लिगेशंस की बात हम करें तो उनको एक्यूरेसी देखना है, उनको देखना पड़ेगा कि जो डेटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है और वो कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स रखनी है, डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर डेटा जो है वो ब्रीच हो जाता है तो उसको बताना पड़ेगा, जो बोर्ड है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एज वेल एज जिस पर्सन का डेटा जो ब्रीच हुआ है उसको भी इन्फॉर्म करना होगा कि भाई हमने आपका डेटा कलेक्ट किया था
बट ये डेटा जो है ये ब्रीच हो चुका है। ठीक है, पर्सनल डेटा को इरेज करना होगा जब उनको लगता है कि अब इस डेटा की हमको ज़रूरत नहीं है, तो जिस पर्सन का डेटा कलेक्ट किया है उसको इरेज करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज कौन कौन से हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डेटा फिड्यूसरी को नोटिफाई कर सकता है कि वो जो है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी हैं। फैक्टर कौन कौन से देखे जाएंगे कि जो पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा है और सेंसिटिविटी उसमें कितनी है। फिर जो है डेटा प्रिंसिपल के राइट्स उसमें कितना उसका रिस्क उसमें जुड़ा हुआ है। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, पब्लिक ऑर्डर, इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी डेटा फिड्यूसरी को सिग्निफिकेंट डिक्लेयर कर सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जेम्पशंस की। तो जो डेटा प्रिंसिपल और ऑब्लिगेशंस जो हैं, ठीक है, डेटा प्रिंसिपल के राइट्स और जो हमारे डेटा फिड्यूसरीज हैं उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कुछ केसेस में नहीं लगेंगे। जैसे कि अगर नोटिफाइड एजेंसीज हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर के लिए अगर ये डेटा जो है प्रोसेस किया जा रहा है तो उन एजेंसीज पर ये चीज़ें नहीं लागू होंगी। सेकेंड थिंग है कि रिसर्च के लिए अगर हो रहा है, स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट हो रहा है, तब भी ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। फिर स्टार्टअप्स के लिए भी नहीं लागू होंगी। लीगल राइट्स क्लेम्स को रीइंफोर्स करने के लिए भी ये जो डेटा है उसमें जो ऑब्लिगेशंस राइट्स हैं वो नहीं लगेंगे। या फिर किसी भी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी ये जो राइट्स ड्यूटीज़ हैं वो नहीं लागू होंगी। फिर जुडिशियल फंक्शन में या फिर इंडिया का पर्सनल डेटा है वो नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स का जो डेटा है इंडिया में प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर भी ये नहीं चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, अब है पर्सनल डेटा जो है चिल्ड्रन का, उनको अगर प्रोसेस करना है तो हमको क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि उसका जो चाइल्ड है उसके वेलबींग पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, टारगेटिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए भी ये जो है नहीं यूज़ कर सकते। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र की बात करें तो पर्सनल डेटा जो है उसको अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रॉस बॉर्डर तो ये अलाउड है, बट जहाँ पर सरकार ने जिन कंट्री से मना किया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वहाँ पर हम बॉर्डर पर वहाँ पर हम अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पेनाल्टीज़ की बात करें तो 200 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की ये पेनाल्टीज़ लग सकती हैं। अब सब कुछ अच्छा अच्छा तो जान लिया, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो हमारा ये जो एक्ट है इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। काफ़ी छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, बट मैं आपको समझा रही हूँ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। स्टेट्स हैं उनको एग्जम्पशन दे दी है कि वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकती हैं, रिटर्न भी कर सकती हैं, मतलब रख भी सकती हैं। जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उससे भी ज़्यादा जो सरकार है वो डेटा रख सकती है। तो इससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, प्राइवेसी का राइट जिसके लिए ये सब काम हो रहा था, वही चीज़ यहाँ पर उसका हनन होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस को यूज़ कर। आप एग्जेम्पशंस इतनी ज़्यादा दे दी हैं इसमें, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इस एक्ट का? हर चीज़ तो एग्जेम्पशन में आ जाएगी, जैसे हमने अभी इतनी लंबी लिस्ट देखी ही थी, राइट। फिर नेक्स्ट है कि कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है कि अगर डेटा जो है हमारा, डेटा में कोई हमारी ब्रीच हो गया, डेटा मिसयूज़ हो गया, तो पेनाल्टीज तो लगाई जा रही हैं दूसरे पर्सन पे जहाँ पर ब्रीच हो रहा है, बट हमें क्या मिल रहा है? नुकसान तो हमारा हुआ ना, डेटा हमारा ब्रीच हुआ, हमारे डेटा का मिसयूज हुआ, हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। मिसयूज़ यहाँ पर अगर हो जाता है तो हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। क्लियर डेफिनेशन नहीं है, कुछ राइट्स जो हैं उनके कोई भी प्रोविज़न नहीं है। जैसे कि एक्ट जो है उसने डेटा पोर्टेबिलिटी, राइट टू फॉरगॉटन जैसी बातें करी ही नहीं है कि हम हमारा कोई डेटा अगर कहीं पब्लिक डोमेन में पड़ा है और हम चाहते हैं वो डेटा हट जाए तो वो डेटा हम नहीं हटवा सकते। ये चीज़ जो है यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर देखने की चीज़ें हैं, और ये आपको लिमिटेशन कहाँ पर काम आएंगी? जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तब आपको बताना है कि भैया कई सारी एग्जेम्पशंस हैं, सरकार जो है उसको बहुत सारी एग्जेम्पशंस दे रखी हैं, ठीक है। राइट टू फॉरगॉटन जो है उसको मेंशन कहीं पर नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें आप लिमिटेशन में लिख सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। देखो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो हमारा वो पॉइंट है ना पॉलिटी का, अगर हम देखते हैं सिलेबस उसमें आता है कंपैरिजन वाला, राइट। कंपैरिजन करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं उसका दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो पॉइंट में ये यहाँ पर आ सकता है। वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये तो एक एक्ट है, बट कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपैरिजन। तो हमारा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ हमारी इंडिया का एक्ट है। तो जो हमारा GDPR है ये अप्लाई होता है पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने में होली और पार्टली, अगर ऑटोमेटिक मीन से होता है पर्सनल डेटा अगर जो है वो
फॉर्म फिलिंग में यूज होता है ना, तब वहाँ पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो है GDPR ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जो कि पर्सनल डेटा अगर ऑटोमेटिक मीन्स से प्रोसेस होता है वहाँ पर ये लागू होता है। वहीं पर अगर हम डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा की बात करें तो यहाँ पर ये जो है डिजिटाइज्ड हमारा जो डिजिटल डेटा है उसमें ये अप्लाई होता है। ठीक है, माइनर जो है GDPR के अंडर वहाँ पर कहा गया है कि जो 16 साल से कम के लोग जो हैं बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए होगी। और यहाँ पर जो लोग 18 साल से कम के हैं उनका डेटा अगर प्रोसेस होगा तो डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में क्या करना होगा, पेरेंट्स की यहाँ पर क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। ठीक है, ब्रीचेस जो है यहाँ पर 72 घंटे के अंदर बतानी होगी। मतलब अगर जो हमारा GDPR है उसमें डेटा का ब्रीच होता है तो 72 घंटे के अंदर बतानी होगी। लेकिन हमारा जो डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि डेटा ब्रीच होता है तो कितने टाइम के बाद में आपको रिपोर्ट करनी है, ये नहीं बताया गया है। GDPR की बात करते हैं तो इसमें राइट टू नॉमिनेट नहीं है। जैसे हमने देखा ना कि अगर डेथ हो जाती है किसी पर्सन की या कोई पर्सन जो है वो इनेबल हो जाता है तो इस केस में वो अपनी जगह पर किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है जो उसके डेटा को हैंडल करेगा। बट GDPR में ऐसा कुछ भी नहीं है। GDPR जो है स्पेसिफिक मैकेनिज़्म लेकर आता है जिसमें हम कोई भी जो डेटा है थर्ड कंट्री में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके लिए एक मैकेनिज़्म लेकर आता है। बट ऐसा कोई मैकेनिज़्म हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन। चलो, एक लंबा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है रिफॉर्मिंग इंडियाज़ क्रिमिनल लॉज। ठीक है, तो इंडिया के क्रिमिनल लॉज जो हैं ये भी बहुत चर्चा में रहा, पूरा मॉनसून सेशन में बहुत बार चर्चा में रहा कि जो इंडिया के क्रिमिनल लॉज हैं उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और इवन इनको जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं इनके नए क्रिमिनल लॉज के नाम भी आ गए हैं और जिस पर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। चलो जानते हैं इसके बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 3 बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए जिससे कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं अभी प्रेजेंट क्रिमिनल लॉज जो हैं उनको बदला जाएगा। ठीक है, 3 बिल्स में बात की जाए तो इनके नाम है हिंदी में और इसी वजह से भी कंट्रोवर्सी में ये आ गए। चलो, तो इसका नाम है, पहला जो बिल हमारा है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो पहला क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि रिप्लेस करेगा IPC को। तो IPC के कई सारे सेक्शंस भी आपने अब तक याद कर लिए होंगे, बट क्या हो गया कि अब ये IPC जो है उसको रिप्लेस कर देगा भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि CRPC को बदल देगा। ठीक है, फिर भारतीय साक्ष्य बिल, जो भारतीय साक्ष्य बिल है वो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको बदलेगा, उसको रिप्लेस करेगा। और ये जो तीनों के तीनों बिल हैं जो अभी लाए गए हैं, ये तीनों के तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास में गए हैं और स्टैंडिंग कमेटी अब इस पर जो है जांच पड़ताल कर रही है, इसको एनालाइज कर रही है। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई IPC है, ठीक है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, बहुत पुराने एक्ट हैं और बहुत ज़्यादा इनसे काम हो रहा है, इंडिया में काम चल रहा था, क्या ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी कि हम ये नए नए बिल लेकर आ गए। भाई हमारा काम बढ़ गया, हमें याद करने पड़ेंगे, इनके प्रोविजंस भी पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो ये क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, चलो जानते हैं। सबसे पहली चीज़, हमने पिछले ही अपना जो मैगज़ीन थी उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि कोर्ट्स जो हैं उनके पास है बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इसको एड्रेस करने के लिए ज़रूरत थी कि ये जो बिल हैं वो लाए जाएं। यूनियन लॉ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बताया कि लगभग 4.7 करोड़ केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर क्या पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं। तो ये चाहिए था कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं इनको हटाना है, इनको सॉल्व करना है और उसके लिए चाहिए कि हमें ये जो बिल्स हैं वो लाने हैं। नेक्स्ट है कि टाइमली क्या हो सके, जस्टिस की डिलीवरी हो सके। लीगल प्रोसीजर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, रिसोर्सेज की कमी है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका अभी ट्रायल ही चल रहा है वो जेल में पड़े हुए हैं। ठीक है, लगभग 70% जो लोग जेल में हैं वो अभी भी ऐसे हैं जिनका जो भी मुजरिम जो है साबित नहीं हुए हैं। ठीक है, जो अभी ऐसा साबित नहीं हुआ है कि वो पर्सन जो उन्होंने ही गुनाह किया है, बट ऑन दी बेसिस कि हाँ भाई उन्होंने ये काम करा होगा, आरोप उन पर लगाया गया, बस इसी बेसिस पर उनको जेल में डाला हुआ है। 70% लोग ऐसे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कन्विक्शन रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इनएफिशिएंट साबित हो रहा है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस बहुत इनएडिक्वेट हो रही हैं। ठीक है, पुलिस में भी कमियां देखने को मिली, पावरफुल इंडिविजुअल जो उनका भी इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं लॉ पर चल रहा है, जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग ये देखो सिस्टम है वो तो है, लेकिन अगर हम उससे अलग थोड़ा सा हटके देखें तो हम ये चीज़ अपनी लाइफ में खुद भी ऑब्जर्व करते हैं और कई सारे एग्जांपल्स हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है कि जो कुछ पावरफुल लोग होते हैं वो अगर कोई क्राइम कर भी देते हैं ना, तभी हम देखते हैं कि वो क्राइम उन्होंने किया, बट बहुत बड़ा क्राइम भी अगर उन्होंने किसी का मर्डर भी किया होता है ना, तब भी वो क्या होता है कि कुछ दिन तक तो उन पर कोई केसेस चल रहा है, उसके बाद में देख रहे हैं कि भाई केस चल रहा है बट वो बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, जेल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि उन्होंने लॉ जो हमारा लॉ है उसको भी कंट्रोल कर रखा है, लॉ इन्फोर्समेंट पर भी उनका असर देखने को मिल रहा है। वो जाते हैं, उनको आराम से बेल मिल जाती है, कोई कितना बड़ा करप्शन किया होता है उनको बेल मिल जाती है। ये चीज़ें हम देख रहे हैं, आसपास हो रही हैं ऐसी चीज़ें, तो जिसको भी एड्रेस करने के लिए चाहिए कि हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा लॉ है इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। नेक्स्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसका इवोल्यूशन के लिए चाहिए कि हाँ हमें जो बिल हैं वो लाने थे। सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, अभी जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए क्रिमिनल जस्टिस जो है वो अडेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी हमें इंडल्ज करना होगा, अपने लॉ में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है कॉलोनियल लीगेसी को भी हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो तीनों एक्ट हैं अभी जो चल रहा है, जैसे कि चाहे वो हमारा आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, ये सब जो है अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उन्होंने फ्रेम किए थे। तो हम चाहते हैं कि ये जो अंग्रेज़ों की छाप है ये हट जाए हमसे और हम अपने खुद के एक्ट बनाएं। ठीक है, चलो वन बाय वन हम इन तीनों ही एक्ट को देखेंगे, जो हमारे नए जो बिल हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में, 2023 में आया, इसीलिए इसके नाम के आगे 2023 भी ऐड है। ठीक है, तो ये किसको चेंज करेगा, किसको हटाएगा, तो ये हटाएगा इंडियन पीनल कोड को। ठीक है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस का एक बहुत बड़ा लॉ है, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस अगर देखे जाए तो वो आईपीसी के तहत ही जांच पड़ताल जिनकी होती है, तो उसको जगह पर जो भारतीय न्याय संहिता है वो अब आएगा। 1934 की बात है, 1934 में पहली इंडियन लॉ कमीशन बनी थी। ठीक है, किसके अंडर, मैकुले के अंडर। हम लोग ये पॉलिटी में भी पढ़ते हैं एज वेल एज हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि 1933 के चार्टर एक्ट के बाद में 1934 में पहली लॉ कमीशन बनी थी, मैकुले ने जिसको हेड किया था, और उन्होंने क्या किया था, एग्जामाइन किया था जुरिस्डिक्शन को, पावर को और रूल्स को जो कि एग्जिस्टिंग कोर्ट्स के पास में थी, पुलिस के पास में थी, लॉ जो इंडिया में हो रहे थे कि किस तरीके से लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, लॉ को लगाया जाता है कोर्ट्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, इस चीज़ को एग्जामाइन किया था मैकुले ने अंडर दी फर्स्ट लॉ कमीशन जो कि 1934 में बनी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब ये सब काम करने के बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईपीसी का पहला ड्राफ्ट जो है ना 1837 में तैयार किया, जो कि इंग्लिश का जो लॉ था, अंग्रेजी जो हमारा ब्रिटेन में जो इंग्लैंड में लॉ था उसी को यहाँ पर उसी के बेसिस पर ये आईपीसी को तैयार किया गया था। कॉलोनियल माइंडसेट को रखते हुए ये जो लॉ है ये तैयार किया गया। आईपीसी को इनेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि उस टाइम पर हमने जाना कि क्या हो गया था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, है ना, और इस रिवोल्ट के बाद में हमें पता है कि क्या इम्प्लीकेशन उसके हुए थे। पूरी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना पूरा सिस्टम ही चेंज कर डाला था उसके बाद में। तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो ये आईपीसी तैयार हुआ था इसमें भी कई सारे चेंजेस लाए गए, और उस चेंजेस को लाने के लिए इसका इम्प्लीकेशन जो था, इसका इम्प्लीमेंटेशन था, इनेक्टमेंट था, वो देरी में हुआ, और उसके बाद में 1960 में इनेक्ट हुआ, फोर्स में आया 1962 में। ठीक है, आज़ादी के बाद में भी आईपीसी में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, कई सारे बदलाव, कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए, और ये जो बदलाव किए गए, ये जो मॉडिफिकेशन किए गए, उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, ये तो आईपीसी की कहानी हो गई। अब उसको बदल के हम ये नया जो अपना बिल है, अब जो एक्ट बनेगा आगे जाकर, वो लाए हैं, जिसमें हमारी एम है कि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको और ज़्यादा मजबूत हम कर सकें। जो लीगल प्रोसीजर है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है उसको सिंपल बना सकें, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो हमारे आज के बदलते समय के साथ में लॉज भी ऐसे हों जो कि आज की जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल कर पाएँ। ठीक है,
मेजर प्रोविजंस क्या हैं, प्रोविजंस भी जान लेते हैं। पहली चीज़ सिडिशन, तो जो वर्ड हमारा सिडिशन है वो हट चुका है, ठीक है। इसके अंडर जो हमारा BNS है, इसके अंडर क्या हुआ है, सिडिशन जो है उसको हटा दिया गया है, जो कि सेक्शन 124A था IPC का। अब क्योंकि IPC को ही हटा दिया गया है तो यहाँ पर ये भी हट गया है, सिडिशन हट गया है। बल्कि यहाँ पर क्या किया गया है, इसकी जगह पर क्या किया गया है, हमने क्या किया है, सिडिशन वर्ड हटाया है। बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि आर्म्ड रिबेलियन है या फिर जो है सिजेशन यानी कि अलगाववादी, ठीक है, इस तरीके की इंटेंशंस रखते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ उनको यहाँ पर पनिश किया जाएगा। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर पनिश किया जाएगा। या फिर जो ऐसी एक्टिविटी जिससे इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी पर अगर कोई भी जरा सी भी आँच आती है तो वो सारे ऑफेंस को, ऐसा नहीं है कि हम सिडिशन हमने हटाया है तो ये सारे ऑफेंस भी माफ़ कर दें, नहीं, इन सबको एड्रेस किया जाएगा, इन सबको पनिश किया जाएगा, ठीक है, कहा जाए। तो ये जो अगर आप कोई वर्ड, साइन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मीन्स किसी भी तरीके से ये एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं तो ये सब जो है इनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। टेररिज्म को एक ऑफेंस के तौर पर पहचान मिल चुकी है। यहाँ पर कहा गया है जो टेररिज्म है, ठीक है, उसको यहाँ पर डेफिनेशन दे दी गई है। अभी तक टेररिज्म की कोई डेफिनेशन थी नहीं, बट अब यहाँ पर मिल चुकी है। बिल ने कहा है कि टेररिज्म एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्या है कि इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी जो है उसको ज़रा भी खतरा पहुँचता है या फिर जनरल पब्लिक जो है उसको इंटिमिडेट किया जाता है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाता है, तो ये सब जो है टेररिज्म के अंडर ही आएंगे। इसमें कई सारे एक्ट जो है वो उन्होंने साफ साफ मेंशन भी किए हैं, जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, कोई भी हथियार का यूज़ करते हैं, बॉम्ब का यूज़ करते हैं, कोई बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स का यूज़ करते हैं जिससे किसी की मृत्यु हो जाए या फिर लाइफ को खतरा पहुंचे या फिर कोई भी जो डर है, डर फैल जाए, ठीक है, टेरर एकदम से फैल जाए, फियर फैल जाए, तो वो भी टेररिज्म में आएगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है, इसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं वो भी टेररिज्म में आएगा। साथ ही साथ में जो UAPA के अंडर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब भी टेररिज्म के अंडर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी ऑफेंस माना गया है। तो बिल जो है उसने कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, उसमें कहा गया कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जो है कंटिन्यूसली हो रही है, जैसे कि किडनैपिंग हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जो कि इंडिविजुअल या तो अकेले कर रहा है या फिर कई सारे लोगों के साथ मिलकर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलेंगे, और ये भी एक ऑफेंस है, ठीक है। BNS को समझा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 बिल आए हैं, तो एक हम समझ चुके हैं, प्रोविजन भी समझ चुके हैं, दूसरे बिल के तरफ मूव करते हैं। दूसरा बिल जो है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। तो दूसरा बिल जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये किसको हटाएगा, ये हटाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। और ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये क्या काम करता था, किसके लिए यूज़ होता था, तो ये जो है इसमें प्रोसीजर होता था कि कैसे आप किसी को अरेस्ट करेंगे, प्रोसिक्यूशन उसका कैसे होगा और उसको बेल कैसे मिलेगी, ठीक है। अलग अलग क्राइम के लिए कोई पर्सन अगर जो है वो अरेस्ट उसका होना है, उसका प्रोसिक्यूशन होना है या फिर उसको बेल दी जाएगी, तो कौन सी जो आपके लॉ है उसको फॉलो किया जाएगा। तो अब तक CRPC को फॉलो किया जाता था, बट अब ये जो है रिप्लेस हो जाएगा बाय दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। CRPC की कहानी को अगर हम जानें, इसके बैकग्राउंड को समझें, तो CRPC जो है वो 1882 में पहली बार आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसके बाद में इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, 1898, 1923, 1955, बहुत बार इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 41st रिपोर्ट में बोला कि यहाँ पर जो है CRPC को बहुत ज़्यादा हमें अमेंड करने की ज़रूरत है, और उसके बाद में CRPC में अमेंडमेंट हुए और फिर आया CRPC 1973, ठीक है। ये तो बैकग्राउंड की कहानी हो गई हमारी CRPC की। अब देखते हैं कि जो हमारा नया बिल है उसके प्रोविजंस क्या हैं। तो यहाँ पर बात की गई है डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स की। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने पहली बार कोई क्राइम किया है, पहली बार उससे कोई गलती हो गई है, तो क्या करा जाएगा, उसको हम बेल पर छोड़ देंगे। कब, अगर
जो उसने क्या किया है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट उसको जितना मिला उसका उसने 1/3 पूरा कर लिया है, तो हम उसको छोड़ देंगे बेल पर। समझो क्या कहा गया है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसने कोई क्राइम किया जिसकी वजह से उसको 9 साल की सज़ा मिली, ठीक है, 9 साल की सज़ा मिली, तो क्या किया जाएगा? क्योंकि हमें पता है इंडिया में जो केसेस है बहुत लंबे समय तक चलते हैं, राइट, बहुत लंबे समय तक बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो अब वो पर्सन है, वो उसका क्या है कि 9 साल की उसको जेल जो है वो हो गई है, तो क्या हुआ कि अगर उसका टाइम पीरियड है वो 1/3 हो गया, मतलब कि 3, यानी कि 3 साल तक वो अभी तक जेल उसने काट ली है। 9 साल की जेल मिली हुई है और 3 साल की उसने जेल काट ली है, और पहली बार ही उसने कोई गुनाह किया था, तो उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। और कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है या फिर ट्रायल ही चल रहा है, और उसका हाफ जो पीरियड है इम्प्रिजनमेंट का वो उसने जो है बिता दिया है, तो उसको पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ऐसा रखना है कि देखो, अब यहाँ पर ये चीज़ पहले समझ लो। पहली चीज़ तो 1/3 वाली हो गई कि पहली बार किसी ने गुनाह किया और 1/3 उसने अगर अपना काम कर दिया, मतलब 1/3 उसने अपनी जो जेल है वो काट दी है, तो उसको बेल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट समझो, दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि अगर कोई पर्सन है जो कि अंडर ट्रायल है, ठीक है, अंडर ट्रायल है, अभी वो आरोपी है और अभी दोषी साबित नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसको सज़ा जो है मैक्सिमम सज़ा मान लो 10 साल की उसको दी गई, और उसने 5 साल अभी काट लिए हैं और अभी तक वो जो है दोषी साबित नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा पर्सनल बॉन्ड पर। बट ये भी चीज़ याद रखनी है कि उसको अगर उसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी सज़ा उसको फांसी है या फिर जो उम्र कैद है, तब उसको यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट है ट्रायल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे, जो इंक्वायरी है, प्रोसीडिंग है, ट्रायल है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन जो एक्यूज्ड है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक्यूज्ड की क्या कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई रेप का केस है तो वहाँ पर अगर किसी भी मतलब जो विक्टिम है उसने कहा कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसने जो है मेरे साथ ये गलत किया है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन जिस पर जो ब्लेम लगाया गया है उस पर्सन का भी हम मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कहा गया है कि कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसकी सज़ा कम से कम 7 साल की है, 7 साल की जेल जिसकी सज़ा है, तो ऐसे केसेस में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना कंपलसरी है, ठीक है। साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि अगर किसी एक स्टेट में फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है तो दूसरे स्टेट से हेल्प ले सकता है और दूसरी स्टेट उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। बट अगर ऐसा क्राइम हुआ है जिसकी जेल जो है वो 7 साल की जेल मिलेगी जिसमें, तो उसमें ये जो फॉरेंसिक है ये होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है सिग्नेचर एंड फिंगर इम्प्रेशंस। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी के सिग्नेचर्स लेने हैं, हैंड राइटिंग लेना है, फिंगर इम्प्रेशन लेना है, वॉइस के सैंपल लेने हैं किसी पर्सन के, तो वो ले सकते हैं, चाहे वो पर्सन अरेस्ट हो या ना हो, हम उसकी सिग्नेचर वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो, ठीक है। टाइम लाइन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि जजमेंट देना है, विक्टिम्स को उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या फिर चार्जेस की जो फ्रेमिंग है उसका भी अलग अलग टाइमलाइन यहाँ पर प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। अब ऑफेंडर है उसकी एब्सेंस में ट्रायल है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो कंडक्ट है ट्रायल का या फिर जजमेंट का, प्रोनाउंसमेंट का, ऑफेंडर की एब्सेंस में हो सकता है, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब कि वो पर्सन जो कि एक्यूज्ड है एक पर्सन के लिए, ठीक है, एक पनिशमेंट के लिए जिसपे एक्यूज ये किया गया है कि हाँ भाई उस पर्सन ने ऑफेंस किया है और जिसमें 10 साल की सज़ा उसको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसा पर्सन जिस पर ये क्लेम किया गया है कि उसने ये क्राइम किया है जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा की है, तो उसके एब्सेंस में भी जजमेंट हो सकती है, ट्रायल हो सकता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पर्सन है, कई बार ऐसा होता है कि तारीख मिलती है बट जो ऑफेंडर है वो जाता ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से वो जो है केस चलता रहता है कि भैया ऑफेंडर आया ही नहीं, तो जजमेंट कैसे दिया जाए। तो अब कहा गया कि अगर ऑफेंडर नहीं भी आता है तब भी जजमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट्स, मतलब कि बिल ने कहा है कि जो डेथ सेंटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही बदल जाएंगी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उनको तभी पार्डन किया जाएगा जब अगर वो 7 साल की पनिशमेंट में ही कन्वर्ट कर दी जाएंगी। मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि पार्डनिंग पावर होती है हमारे गवर्नर के पास में, हमारे प्रेसिडेंट के पास में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिली है और उसको बिल्कुल फ्री कर दिया कि नहीं अब आपके पास में कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, नहीं होगा ऐसा। इसमें कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिलती है और उसको अगर माफ़ी मिल जाए तो माफ़ी का मतलब यहाँ पर होगा कि उसकी डेथ सेंटेंस अब सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही चेंज हो सकती है, पूरी तरीके से माफ़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि अगर कोई पर्सन जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है और उसको अगर बदला जाएगा तो 7 साल की तो उसको जेल काटनी ही पड़ेगी, उससे कम में नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड बिल की। थर्ड बिल हमारा है भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, भारतीय साक्ष्य बिल क्या करेगा, ये रिपील करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य बिल की बात करें तो ये क्या करेगा, ये रिपील करने वाला है किसको, इंडियन एविडेंस एक्ट को। और ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करता है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो एविडेंसेस हैं उनको हम एडमिट करेंगे। कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है तो हम कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एविडेंस के तौर पर एडमिट कर लेंगे कि हाँ भाई ये तो एविडेंस है। ठीक है, एविडेंस एक्ट जो है 1872 में आया था, जिसमें कहा गया कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम एविडेंस मानेंगे, जिसको हम सबूत मानकर अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये एक्ट आया था। लॉ ऑफ एविडेंस जो है ये किस में आता है, एडजेक्टिव लॉ में आता है, जो कि डिफाइन करता है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोसीजरल लॉ को ऑपरेशनलाइज करेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुई है उसके साथ में नहीं चलता। जैसे अगर हम बात करें कि क्या किसी की व्हाट्सएप चैटिंग है वो एविडेंस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये तो एक्ट है 1872 का, उस टाइम पर तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ऐसा कुछ तो था नहीं, राइट, तो इसके लेकर कोई प्रोविज़न भी नहीं है, इसीलिए ये जो चैट है ये एविडेंस है या नहीं ये माना ही नहीं जाता। इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि भाई कुछ लोग कहते हैं मानना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये एविडेंस नहीं मान सकते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करा गया है कि टेक्नोलॉजी बदल गई है तो एविडेंस भी बदल गए हैं। ठीक है, पहले के एविडेंस अलग होते थे, पहले ना कोई जो वीडियोज़ हैं वो नहीं बनते थे, पहले जो है सेल्फी वाला टाइम में नहीं था, लेकिन अब ये सब कुछ है, राइट, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है तो ये भी एडवांस होना चाहिए और इसीलिए हम इसको बदल रहे हैं। तो ये जो हमारा बिल है इसके प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उनको भी अब एविडेंस माना जाएगा। जैसे कि पेपर रिकॉर्ड्स को हम मानते हैं कि हाँ ये एविडेंस है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी हम अब क्या मानेंगे, एविडेंस मानेंगे। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में क्या क्या आएगा, तो जैसे कि हमारी चिप जो होती है ना, हमारी जो मेमोरी डिस्क होती है उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो मानी जाएगी कि हाँ ये एविडेंस है। या स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, हमारा टैबलेट है, उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है तो उसको भी हम एविडेंस मानेंगे। साथ ही साथ में ईमेल है या फिर हमारी जो कॉल लॉग्स होती हैं, स्मार्टफोन है, लोकेशन की जो एविडेंस है, वॉइस मेल है, इन सबको भी एविडेंस हम मानेंगे। ओरल एविडेंस की अगर बात की जाए तो ओरल एविडेंस जैसे कि कोर्ट के सामने किसी ने अपना स्टेटमेंट दिया है किसी फैक्ट को लेकर, तो उसको भी अब क्या कहा जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। या फिर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली दे दी गई है तो उसको भी एविडेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है जॉइंट ट्रायल्स। तो इसमें कहा गया है कि जो ट्रायल है एक से ज़्यादा पर्सन की सेम ऑफेंस के लिए एक टाइम पर होती है, तो उसमें भी यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो कन्फेशन है, ठीक है, किसी ने कन्फेस किया है, कुछ अक्यूज़ ने कन्फेस किया है जिस वजह से दूसरा पर्सन जो एक्यूज्ड है वो प्रूव हो जाता है, तो इसको भी कन्फेशन अगेंस्ट बोथ माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि बात की जाए कि कोई 2 चोर हैं, ठीक है, उन्होंने चोरी की, जिसमें से एक पर्सन ने क्या किया, ये दोनों कस्टडी में है, इसने कह दिया कोर्ट के सामने कि हाँ मैंने चोरी की, मेरे साथ ये पर्सन भी था, हम दोनों ने मिलकर चोरी की, ये सामान यहाँ से चुराया है। और ये जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि हाँ इस पर्सन ने चोरी की और ये सामान चुराया गया है और ये पर्सन भी इसके साथ था। तो यहाँ पर इस पर्सन ने तो अपनी गवाही दी नहीं, बट ये पर्सन भी एक्यूज्ड साबित हो जाएगा। ये होता है जॉइंट ट्रायल्स।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि बहुत चर्चा में रहा, और अभी भी अगर हम देखें, अगर आजकल में भी अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी सी न्यूज़ इसकी भी मेंशन मिल ही जाएगी। देखो क्या हुआ था कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, और वही कमेटी जो है बहुत कंट्रोवर्सी का मैटर बन चुकी है। चलो जानते हैं क्या है मामला। तो CEC एंड अदर EC अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस का बिल जो है वो आया, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इस बिल को, राज्यसभा में। अब हुआ क्या, आप समझते हैं क्या हुआ। इसने क्या किया, इसने इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिपील करा। साथ ही साथ में इसका एम है कि ये क्या करेगा, अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म एंड ऑफिस जो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर की, उसको ये जांचेगा, उसको रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ में प्रोसीजर भी एक सेटअप करेगा जिससे कि इनका जो है अपॉइंटमेंट होगा। चलो अभी अगर प्रेजेंटली बात करें, प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली बात ये है कि आर्टिकल 324 है जो बताता है कि इसी को कैसे अपॉइंट करना है, और हमारे इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होंगे, कौन कौन होंगे, ये सारी चीज़ें बताता है। जिसमें बताएगा कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है इसमें CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और जितने इलेक्शन कमीशन और जो प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ इतने ठीक है उतने वो फिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में क्या कहा कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंटमेंट करेंगे। तो कहा क्या इसमें, तो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंटमेंट जो किया करा जाएगा वो करा जाएगा एक कमेटी के एडवाइस पर। यहीं से सारा मुद्दा स्टार्ट होगा। आप समझो क्या कि इन्होंने कौन सा, यहाँ पर एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, मेंस में जब भी आंसर लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है जरूर मेंशन करना है, ठीक है। ये भी मेंशन करना है कि इसमें कहा क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो उसमें एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। अब यहाँ से देखो क्या मुद्दा है, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि इसमें कौन कौन होगा। सिलेक्शन कमेटी में पहले तो PM होंगे ही होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो भी लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन में होगी उसके जो लीडर होंगे वो होंगे, और थर्ड वन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन कौन बताया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी तक क्या होता था, जब तक ये एक्ट नहीं आया था तब तक जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन अपॉइंटमेंट होता था वो ऐसे ही होता था कि कौन कौन उसमें होता था कि PM होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते थे, और CGI होते थे। काम अच्छा खासा चल रहा था। बट हुआ क्या, ये बिल आ गया, और बिल आ गया तो बिल में क्या कहा गया है अभी समझो। बिल में कहा गया है कि सिलेक्शन जो कमेटी होगी इसमें होंगे PM, बहुत सही, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था PM, इसमें भी कहा गया PM, ठीक है। इन्होंने कहा लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, बहुत सही, दोनों काम सही चल रहे हैं। तीसरा जो आया ना, तीसरा पॉइंट, यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का मैटर है। उन्होंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CJI होने चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि PM द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, तीसरा मेंबर। बस यहीं से मुद्दा जो है वो चला जा रहा है कि CJI को हटा दिया गया है और PM के द्वारा नॉमिनेटेड एक पर्सन जो है उसको इस सिलेक्शन कमेटी में लाया गया है। और मुद्दा ये है, कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर क्या हो गया है कि एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूटिव हमारी है वो बहुत पावरफुल हो गई यहाँ पर, क्योंकि दो PM जो हैं वो एक ही पार्टी के होंगे, समझ लो, ठीक है। अब इन्हीं के पार्टी का क्या होगा, जो हमारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर होगा, वो भी तो क्योंकि मिनिस्टर है तो ऑब्वियसली इसी पार्टी से होगा, तो ये दोनों एक ही पार्टी के हो गए, और ये हो गए हैं हमारे लू, मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन तो ये अपोजिशन में है, बट बात करो तो अगर कोई भी मैटर होता है, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, वोटिंग होगी तो 2 वोट तो इनके होंगे, 1 वोट इनका होगा। तो अगर ये किसी भी चीज़ को अपोज करना भी चाहेंगे तब भी अपोज नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कह दिया कि नहीं भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, 2 लोगों ने कहा हाँ हाँ होना चाहिए, 2 लोगों की बात मानी जाएगी और इनकी बात कभी मानी नहीं जाएगी। तो इनको क्यों, किस काम के लिए रखा गया है,
ठीक है, यही बात यहाँ पर चर्चा में चल रही है कि इससे क्या होगा कि इनको तो कोई पावर मिली ही नहीं है, ये कुछ भी कहे ना कहे कुछ बात होनी ही नहीं है। 2 लोग मिलकर यानी कि पीएम और जो हमारे नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्हीं की बात चलेगी यहाँ पर। ठीक है, चलो सर्च कमेटी की बात करें। सर्च कमेटी को कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हेड करेंगे। इसमें 2 और मेंबर होंगे जिनकी रैंक जो है सेक्रेटरी से बिलो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये 5 लोगों के पैनल को तैयार करेंगे जिससे कि सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें कंसिडरेशन के लिए पहुंच सके। सिलेक्शन कमेटी के पास जाएंगे वो 5 लोगों के नाम और फिर सिलेक्शन कमेटी जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो कहा गया है कि कम से कम पर्सन जिनकी रैंक जो है सेक्रेटरी से कम नहीं होनी चाहिए वो पर्सन क्वालिफाई होंगे इनके लिए, और उनके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इलेक्शन को कंडक्ट कराने का। टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 6 साल रख दी गई है। ठीक है, 6 साल या फिर 65 साल की एज जो भी कम होगी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये चीज़ याद रखनी है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी होगी, अभी पहले होती थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, बट अब ये हो गई है कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट बन सकता है। नेक्स्ट रिमूवल कैसे होगा, तो आर्टिकल 324 के अंडर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है उसी मैनर में जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जा सकता है रिमूव। ठीक है, और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, जब हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहेंगे तभी रिमूव हो पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्शन प्रोसेस और रिफॉर्म के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो अब ये इलेक्शन प्रोसेस और रिफॉर्म कैसे आ गए चर्चा में, चलो जानते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट का नाम है कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। अच्छा जी, रिफॉर्म में एनालाइज किया गया है कि जो इलेक्शंस हैं वो हमारे इंडिया के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोसाइटल प्रोसेस में उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अलग अलग जो हमारे डायमेंशंस हैं उसको भी इन्होंने एक्सप्लोर किया है, जैसे कि वोटर का पार्टिसिपेशन कैसा चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर बातचीत की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल जो है इनको हम सिंगल डेटाबेस में कॉम्प्राइज कर देंगे, इससे जो डुप्लीकेशन होता है प्रोसेस का वो हटाई जा सकती है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इंडिया में 2 तरीके के इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। एक होता है जनरल इलेक्टोरल रोल्स जो कि हमारी ईसीआई देखते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स जो कि हमारी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तैयार करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 के अंडर एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन और स्टेट इलेक्शन को, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए। वहीं पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज के जो इलेक्शन है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल अगर हमने तैयार किया तो इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो पहली बात की परमानेंट इलेक्टोरल रोल है ही नहीं। हर इलेक्शन से पहले फ्रेश इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार किया जाता है लोकल बॉडी के इलेक्शन से पहले। असेंबली के अगर हम बात करें, असेंबली से कंपेयर करें तो लोकल बॉडी जो है वो परमानेंट इलेक्टोरल रोल तैयार ही नहीं करता। जो हमारे असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें तो परमानेंट रोल होता है, लेकिन हम अगर लोकल बॉडीज़ की बात करें तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से पहले ही इलेक्टोरल रोल तैयार होते हैं और कोई परमानेंट रोल तैयार होता ही नहीं है। इससे जो है एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होगा, ये पहला इशू है। दूसरी चीज़ है कि डिलिमिटेशन फ्रीक्वेंसी। असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए डिलिमिटेशन जो है वो बहुत कम बार होता है। 15 से 20 साल में एक बार डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम बात करें लोकल बॉडीज़ तो यहाँ पर इलेक्शन से पहले जो है डिलिमिटेशन होती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि पहली चीज़ तो इलेक्टोरल रोल की हो गई कि लोकल इलेक्शन और जो हमारे स्टेट इलेक्शंस होते हैं और नेशनल इलेक्शन जो हमारे असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर बात की जाए तो परमानेंट इलेक्टोरल रोल जो है वो हमारी
जो हमारे असेंबली लेवल के इलेक्शन है उसके लिए तो है, बट लोकल बॉडीज़ क्या करती हैं, इलेक्शन से पहले ही रोल तैयार करती हैं। दूसरी चीज़ डिलिमिटेशन की, तो डिलिमिटेशन असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए 15 से 20 साल में एक बार होता है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ है वो हर इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन कराते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज की बात करें तो अगर हम कॉमन इलेक्टोरल रोल को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि ईसीआई ने अभी प्रपोज किया है, तो वो हमारा आर्टिकल 325 के बाहर है, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सेपरेट रोल्स जो हैं वो इलेक्शन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए सेपरेट रोल तैयार किए जाने चाहिए, ऐसा आर्टिकल 325 में कहा है। और अगर हम कॉमन कर देंगे तो ये चीज़ जो है वायलेट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फॉल्स डिक्लेरेशंस ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शंस। क्या होता है कि इलेक्शंस को फाइल करने के लिए, उसके नॉमिनी बनने के लिए क्या किया जाता है, लोग फॉल्स डिक्लेरेशन फाइल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि लोग जो है फॉल्स एफिडेविट्स ना लगा सकें। प्रोविजंस क्या है, तो कैंडिडेट जो है इलेक्शन में जो भी खड़े होते हैं उनको एफिडेविट देना होता है एज पर दी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसमें उनको बताना होता है कि उनके पास में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, ये सब चीज़ें उनको ये एफिडेविट के फॉर्म में सबमिट करनी पड़ती हैं। और अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आर्टिकल जो सेक्शन 125A है आरपीए एक्ट का, उसके अंडर इनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि जो फॉल्स एफिडेविट्स जो है ये लगा देते हैं लोग, जो है नॉमिनेशन में फॉल्स एफिडेविट्स लगा देते हैं, तो इससे ये होता है कि वोटर्स मिसलीड होते हैं और उनकी चॉइसेस भी अफेक्ट होती हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उस पर मर्डर का केस चल रहा है, लेकिन उसे ये चीज़ जो है बताई ही नहीं कि हम पर मर्डर का केस चल रहा है, तो पर्सन जो है उसको तो अच्छा मानेंगे और उसको वोट दे देंगे। बट अगर लोगों को पता होता कि भाई इस पर तो मर्डर का केस चल रहा है, तो वो हो सकता है उसको वोट ना देते। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें होती है। जैसे कुछ लोग हैं, उन्होंने कह दिया, कुछ नेता ने बताया कि हम भाई जो है आईआईटी करे हुए हैं, तो लोग कह रही है तो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको वोट दे दिए। बाद में पता चला कि वो तो 10th फेल है। तो अगर लोगों को पता होता है कि 10th फेल है तो हो सकता है उसको वोट ना देते। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके लिए रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है उसको एक ऐसी प्रोसेस लानी है, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस लाने की ज़रूरत है जिससे कि वो एफिडेविट्स को वेरीफाई कर सके कि भाई जो भी एफिडेविट में लिखा है क्या वो ऐसा है भी या नहीं है, सच है कि झूठ है। ठीक है, तो ये चीज़ उसको हमारी सरकार को करने की ज़रूरत है। सेकेंड है आरपीए 1951 में क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि फॉल्स जो डिक्लेरेशन है वो होती क्या है, फॉल्स एफिडेविट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। जो पनिशमेंट है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तक पनिशमेंट कितनी है, 6 महीने की पनिशमेंट है कि अगर फॉल्स एफिडेविट लगाते हो तो 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उसको बढ़ाकर 2 साल की कर देनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है माइनर एरर्स में नहीं करनी चाहिए, जो बड़े बड़े केसेस होते हैं तो उनमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, रिजोल्यूशन जो है डिस्क्वालिफिकेशन केसेस का, उसको बहुत जल्दी जो है सॉल्व करने की भी कोशिश करनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक है कि इस्टेब्लिशिंग पैरिटी बिटवीन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस, कि जो हमारा वोट करने की एज है वो कितनी है, बताओ हम किस एज में वोट डाल सकते हैं, 18। बट हम इलेक्शन कब लड़ सकते हैं, लोकल बॉडीज़ के केस में 21 साल है। ठीक है, असेंबली के केस में 25 साल है, और अगर राज्यसभा में हमें लड़ना है तो 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम वोट तो बहुत कम एज में डाल पा रहे हैं, बट अगर हमको इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए हमारी एज बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तो इस पर पैरिटी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, यूथफुल रिप्रेजेंटेशन अगर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में होगा तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारे पीयर्स हैं, जो यूथ है, यूथ सेंट्रिक हम जो है फैसले ले पाएंगे, यूथ जो है उनके लिए हम पॉलिसीज़ बना पाएंगे और अपने यूथ का बेटरमेंट भी कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि जो हमारे यूथ हैं, नौजवान हैं हमारे, उनको भी हम पार्लियामेंट में एंट्री दें। ठीक है, तो अभी क्या बात करें कि प्रेजेंट एज क्या है, तो हमने जाना ही कि लोकसभा में अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में कितनी है एज, 25 साल। ठीक है, राज्यसभा में 30 साल चाहिए होंगे कि मिनिमम अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज 30 साल की होनी चाहिए। मतलब अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो 18 साल में आप वोट डाल सकते हो, बट अगर आपको राज्यसभा में इलेक्शन लड़ने हैं तो 30 साल के होना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, तब तक वेट करना पड़ेगा।
तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर इसी बात का चर्चा हो रही है। लोकसभा के एमपीज़ की बात करें जो 30 साल के कम है वो सिर्फ 2% ही है, ठीक है। तो मतलब जितने भी लोग हैं वो 30 से अबव ही ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जो 30 से अबव के जो लोग हैं वो मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, तो वो हमारे यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं, यूथ के जो नीड्स हैं, उसको अच्छे से एड्रेस करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि पार्लियामेंट में यूथ ज़्यादा पहुँचे हमारे, और यूथ तब ही पहुँचेंगे जब ये जो एज है कंटेस्टिंग की वो हम कम कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि मिनिमम एज जो है वोटिंग की वो तो 18 साल की है, और कम से कम हमें 25 साल का होना पड़ेगा, उसके बाद में हम इलेक्शन लड़ पाएंगे असेंबली के लिए। इस वजह से जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है, यूथ हमारे हैं वो पार्लियामेंट में बहुत कम नज़र आते हैं। पॉलिटिकल एरिना में बहुत कम ही यूथ हमें देखने को मिलते हैं। नेता के नाम पर अगर हम जाने तो नेता के जैसे ही अगर हमारी इमेज आती है तो बहुत जो एजेड लोग हैं उनकी ही इमेज हमारे सामने आती है। बहुत एक दो ऐसे ही यूथ हैं जो हमारे लिए देखने को मिल जाते हैं कि हाँ वो मिनिस्टर के तौर पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि ये जो एज जो हमारा डिफरेंस है इसको कम किया जाए, ये न्यूज़ थी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि जो गवर्नमेंट है हमारी दिल्ली की, उसके लिए एक्ट फिर से आया है भैया। क्या हो गया था? ऐसा क्या हुआ था? क्या चर्चा हो रही थी? न्यूज़ को फॉलो किया था क्या? चलो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कवर करेंगे, आपको समझ आएगा क्या है मुद्दा। पहले बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया है, ठीक है। पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है। क्या है ये? तो ये हमारा अगर इन शॉर्ट बोले तो ये है GNCTD अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा जो ऑर्डिनेंस था 2023 का उसको रिपील करता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है इसने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर दे दी थी दिल्ली गवर्नमेंट से, ठीक है। जो कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये इशू किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया। उस फैसले को बाद में क्या हुआ था, एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के ज़्यादा पावर दी गई थी दिल्ली के सरकार से, और उसी को अब रिपील किया गया है इस एक्ट से। कहानी समझ में आई? ठीक है। क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने रखा गया था वो ये कि क्या दिल्ली की सरकार जो है, जो कि एक इलेक्टेड CM से हेड की जाती है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसके पास में पावर होगी दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर जो सिविल सर्विसेज हैं उसके ऊपर किसकी पावर होगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पावर होगी या फिर वहाँ के CM की पावर होगी? ये क्वेश्चन सामने रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली की सरकार है वो क्या करेगी, उसके पास में ज़्यादातर सर्विसेज की पावर है, ठीक है। इसीलिए उसके पास में सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस की पावर नहीं है, और ये पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक्सक्लूसिवली है, मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में पावर्स है, ठीक है। तो क्या कहा गया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने ये पावर जो थी सिविल सर्विसेज की वो किसको दे दी थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। 2018 में क्या होता है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, और उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो डिसीजंस लेंगे। ये बात हो गई। समझ में आई क्या बात हुई थी? कि अभी क्या कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दे दी गई थी ऑर्डिनेंस के जरिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या करा था कि पावर दे दी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में जो सिविल सर्विसेज है उसके ऊपर। लेकिन 2018 में कहा गया था कि इनको जो भी पावर दी गई है वो इनको जो भी डिसीजन लेने हैं वो इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर लेने हैं। अब क्या होता है कि एक ऑर्डिनेंस जारी होता है, और उस ऑर्डिनेंस में कहा गया कि जो हमारी जो इस ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनको पावर दे दी गई है ज़्यादा, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट के जो केस था उसी के आधार पर। अब क्या किया गया है कि जो हमारा एक्ट आया है 2023 का, उसमें ये जो ऑर्डिनेंस था इसको रिपील करा गया है। पूरी कथा समझ में आई आपको? अब क्या है कि गवर्नमेंट मॉडल देखें अगर हम दिल्ली का, तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। दिल्ली जो है वो हमारी एक यूटी है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956, इसके अंडर दिल्ली को यूटी माना गया है अंडर आर्टिकल 239, ठीक है। यहाँ पर यूटी को हमें पता ही है कि यूटी किसके अंडर होती है, प्रेसिडेंट या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर ही ये एडमिनिस्टर की जाती है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है
वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस भी मिला हुआ है। एस बालकृष्ण कमेटी के अंडर जो उनकी रिकमेंडेशन के तौर पर क्या किया गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से संबोधित किया गया। अभी जो एक्ट हमारा आया है 2023 का, इसके प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो एक्ट है इसने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है। और ये अथॉरिटी क्या करेगी? रिकमेंडेशंस देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बॉडी से कांटेक्ट करना होगा और उसकी ही रिकमेंडेशन पर डिसीजन लेना होगा। फंक्शनिंग की बात करें, ये बॉडी जो है इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। यहाँ जो होम सेक्रेटरी होंगे और जो चीफ सेक्रेटरी होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। और जितने भी डिसीजन होंगे अथॉरिटी के, इस अथॉरिटी के, वो बेस्ड होंगे मेजॉरिटी वोट पर, ठीक है। पावर्स क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर की? तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसे मैटर्स जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सोलिली अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी इच्छा मन मुताबिक जो इस पर काम कर सकते हैं, ऐसे मैटर्स जो हैं वो कौन से होंगे? वो मैटर्स जो हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी, जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कॉम्पिटेंसी से बाहर होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे मैटर जहाँ पर उनको अपनी डिस्क्रिप्शन पर एक्ट करना है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो मैटर्स इनकी एलजी के अंडर आएंगे, ठीक है। प्राइमेसी टू एलजी की बात करें तो एक्ट जो है ये एक्सपेंड करता है डिस्क्रिशनरी रोल, जो एलजी का डिस्क्रिशनरी रोल है, ये जो उनको पावर देता है कि वो अपनी इच्छा से मन मुताबिक फैसला ले सकें, ये जो पावर है इसको और बढ़ाया गया है इस एक्ट के अंडर, ठीक है। लेकिन हाँ, इनको रिकमेंडेशंस देनी होगी इस बॉडी से जो कि बनाई गई है। डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर्स, कुछ मैटर्स हैं उनको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट करने हैं मिनिस्टर्स के द्वारा। तो दिल्ली सरकार के मिनिस्टर्स जो हैं उनको कुछ मैटर जो हैं जिन पर उनको सबमिट करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट में? लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने उनको सबमिट करना पड़ेगा कुछ मैटर्स में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पीस एंड ट्रांक्विलिटी दिल्ली के, अगर कोई भी दिल्ली में कोई शांति भंग हो रही है या फिर कोई ऐसा मैटर है जो दिल्ली की शांति के लिए ज़रूरी है, उसको में उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बातचीत करनी होगी। रिलेशंस दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के साथ या फिर किसी और सरकार के साथ में जो रिलेशंस है दिल्ली के, उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही ज़्यादा से रहेगी। या फिर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाना है, सम्मन करना है, प्रोपेगेशन करना है, डिसॉल्व करना है, इसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है की ही मेजर से रहेगी। अब इस एक्ट में क्या इश्यूज हैं इसकी अगर हम बात करें तो पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी जाए तो इसमें ज़्यादा कंट्रोल जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला गया, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में। और इस वजह से क्या हो गया है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा अपॉइंट किए गए पर्सन है, तो वो उनके पास में ज़्यादा पावर चली गई है, ठीक है। अब जो मीटिंग हो रही है, ये जो बॉडी बनाई गई है, वो हमने बताया ना कि जो रिकमेंडेशंस देगी सिविल सर्विसेज के लिए, तो जो हमारी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, इसकी मीटिंग जो है वो सीएम के बिना ही हो जाएगी, ठीक है। सीएम जो हैं उनकी प्रेजेंस के बिना ही मीटिंग हो सकती है। 2 लोग अगर यहाँ पर मौजूद होगा तो ये मीटिंग हो सकती है। फिर अकाउंटेबिलिटी की ट्रिपल चैन अब बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हम एक एलजी को देख रहे हैं, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हमारी जो दिल्ली की सरकार है उसको देख रहे हैं, दूसरी बॉडी बन गई। तो 3 जगह पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको वायलेट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज जो हैं वो मैटर्स डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में ले आएंगे। सिविल मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे कंसर्न भी नहीं किया जा रहा है, और वो सीधे जो कंसर्न मिनिस्टर है वो सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट कर दे रहे हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर वायलेट होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है वो और बढ़ गया है। हमने बात की ही थी कि उनको क्या करना है, पहले कहा गया था आर्टिकल 239AA के मुताबिक कि उन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको किसके एड पर काम करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करना होगा। लेकिन कुछ फंक्शंस दिए गए थे, इनकी डिस्क्रिशन पर छोड़ दिए गए थे, वो फंक्शंस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर क्लैरिटी नहीं है कंट्रोवर्शियल मैटर्स पर, जो कुछ मैटर्स हैं,
ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि कंट्रोवर्सी हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहे हैं और जो हमारी जनता के द्वारा चुनी सरकार है उसको कम का पावर दी गई है। ठीक है, तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो ये एक्ट अमेंड हो गया, उसके बाद में भी कंट्रोवर्सी वैसे की वैसे ही बरकरार रही है और वो चेंज नहीं हुई है। इसी के साथ में हम आज का पार्ट यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं कवर करने को और टाइम हमारा हो चुका है 1:18, राइट। मतलब कि हम लगभग 1.5 घंटे की वीडियो कर चुके हैं। 1.5 घंटे की नहीं, 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो हमारी लगभग हो चुकी है और अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स बचे। अगर उन सबको आज कवर किया, पॉलिटी के ही टॉपिक को, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और आई नो कि मतलब आप जो है 1 घंटे से ज़्यादा मैगज़ीन के लिए अपना पूरे दिन में टाइम नहीं दे सकते हो, राइट, क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है। तो अगर 3 घंटे 4 घंटे की सिर्फ मैगज़ीन ही पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, राइट, आपकी टाइम टेबल गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए 1-1 घंटे मैक्सिमम, 1.5 घंटे की वीडियो, उससे ज़्यादा कवर हम नहीं करेंगे एक दिन में। मैगज़ीन आराम से कवर करेंगे, 10-15 दिनों में आराम से कवर करेंगे तब भी हो जाएगी, राइट, क्योंकि 1 महीने में एक ही मैगज़ीन आती है तो आराम से हम कवर करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो हम कल कवर करेंगे और उसके बाद में फिर नेक्स्ट पार्ट, इस तरीके से पूरी मैगज़ीन हम कवर कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पूरी मैगज़ीन कवर करते हैं, राइट। चलो फिर तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर नॉलेज एज हंटिंग ऑन।